वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, आज हम लोग उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी वापसी को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उसका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगूठे के छोरे से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि से उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहें और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ विनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका ना जाता। कभी प्रकृति ने इसके ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गर्म गर्म रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और उदास होते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर से उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं, वो अपने स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो नौकर गणेशी है, उनके बिस्तर और सामानों को बांधने में उनकी मदद कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ पे एक डिब्बा रख देता है जिसमें लड्डू होता है। तो उससे गजाधर बाबू पूछते हैं कि ये डिब्बा कैसा है, तो वो उत्तर देते हुए कहता है कि इसमें लड्डू है। मेरी पत्नी ने इसमें दिए हैं लड्डू, कहा है कि आप जैसे लोगों का तो हम लोग और सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिए हैं। तो ये सारी बातें सुनकर गजाधर बाबू को बहुत ही खुशी होती है। उन्हें स्नेह महसूस होता है, आदर में महसूस होता है और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे अब उस संसार से उनका नाता टूटता जा रहा है। फिर गणेशी उनसे कहता है कि हम लोगों की खबर लेते रहिएगा और फिर उनके बिस्तर को बांधने लगता है। तो उसके बाद फिर गजाधर बाबू भी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी कभी भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद किया करना, मुझे लिखना, खत लिखा करना और अपनी बेटी की भी शादी दे दो। तो फिर वो आंसू पोंछते हुए गणेशी बोलता है कि अगर आप रहते तो शादी बहुत ही हिम्मत के साथ मैं कर पाता, अच्छे से कर पाता। तो गजाधर बाबू अब निकलने के लिए तैयार हो बैठे थे। उनको वो पूरा उनका जो कमरा था, जो जिसमें वो रहते थे, वो अब खालीपन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा नग्न हो चुका है। जितना भी वहाँ पे आंगन में पौधे लगे थे, बहुत सारे लोगों से ले जा चुके थे, तो मिट्टी छीटी पड़ी हुई थी, इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। लेकिन उन्हें ये बात सोचकर बहुत ही खुशी हो रही थी कि वो अब लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने जाएंगे। ये उनका सपना था कि वो अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहें। तो उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी। उन्होंने पूरे 35 साल अकेले उस शहर में, उस स्टेशन में काम करते हुए बिताए थे। उन्हें परिवार की बहुत याद आती थी, लेकिन वो फिर भी यह सोचकर खुश थे कि इस दुख काटने से उनका परिवार खुशी से रह पाएगा, सारे सुख शांति से रह पाएंगे। तो ये सोचकर उन्हें लगता था कि उनका जीवन इन बातों के कारण सफल है। उनका जो पूरा परिवार था वो शहर में रहता था और वो छोटे छोटे स्टेशनों में रहते थे। गजाधर बाबू जो थे वो बहुत ही स्नेह प्रकार के व्यक्ति थे और उन्हें स्नेह की आकांक्षा भी बहुत रहती थी दूसरों से।
तो वो बहुत ही खुश थे, घर लौटने में बहुत ही खुश थे। तो वो सारी पुरानी बातें याद करने लगे कि वो पहले अगर घर जाते थे तो कैसे उनके सारे बच्चे उनके पास आके हंसते बोलते थे, वो अपनी पत्नी के साथ कैसे मनोविनोद करते थे। ये सारी बातें याद करके जब वो फिर वहाँ से चले आए तो उनका पूरा जीवन सूनापन उन्हें लगने लगा। ये सारी बातें वो याद कर रहे थे। दोपहर में हमेशा गर्मी के बाद जब भी वो घर में जाते थे तो उसके बाद फिर वो याद करते हैं कि उनकी पत्नी किस तरह गर्मी में भी 2 बजे तक आग जलाए बैठी रहती थी, उनको गरम गरम रोटियां सेक कर देती थी खाने के लिए, और जब उनका खाना खत्म हो जाता तब भी और उन्हें ज़बरदस्ती और 1-2 रोटी दे दिया कर परोस दिया करती थी, बहुत प्यार से उन्हें खाने के लिए कहती थी। किस तरह वो उनकी आहट सुनकर वो अपने रसोई से निकल कर उनका इंतजार करने लगती थी। ये सारी बातें याद कर वो छोटी छोटी बातें याद कर करके उनकी उदासी घट जाती थी। जब वो बाहर रहते थे काम करते वक्त, यही सारी बातें याद करके वो रहा करते थे, खुश रहते थे। कहानी में आगे टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे होठों पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे हुए अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद रात की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था, और बसंती हंस हंसकर दूहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह में लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी भी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्धे का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक बहुत चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तन को देखा, फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और ऊंच स्वर में पुकारा। फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले यह गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी, लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचते, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देरी नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो कहेगी कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं। तो गजाधर बाबू रविवार को अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर वो टोपी उतार कर अपनी चारपाई पर रखते हैं, जूते खोलकर नीचे खिसका देते हैं। अंदर से बहुत तरह की आवाज़ आ रही होती है। उनके सारे बच्चे इकट्ठा होकर नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वह देखते हैं
का जो छोटा बेटा नरेंद्र है वह कमर में हाथ रख के शायद किसी फिल्म में देखे हुए गाने की नकल कर रहा था, नाच की नकल कर रहा था। वो सब देख के बसंती हंस रही थी। उसकी जो बड़ी बहू है, अमर की बहू, अमर बेटे की बहू, वो भी वहीं पे खड़ी थी बिना घूंघट लिए हुए। वो सारे देख के हंस रहे थे। तो फिर जैसे वो अंदर जाते हैं तो नरेंद्र धप से बैठ के चाय पीने लगता है। बहू को होश आ जाता है, वो फिर अपना माथा ढक लेती है और सिर्फ बसंती जो रहती है, उनकी जो छोटी बेटी रहती है गजाधर बाबू की, वो वहाँ पे बैठकर अपने हंसी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर गजाधर बाबू अपने बेटे से पूछते हैं कि किस चीज़ की नकल हो रही थी, तो वो उत्तर देते होता है कुछ नहीं, सिटपिटा जाता है वो। उसके बाद फिर गजाधर बाबू जो थे वो उस मनोविनोद में, उस उत्सव में भाग लेना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो भी उस चीज़ को मज़े लें, लेकिन सारे के सारे उनके आते ही सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी बसंती से चाय मांगते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है, पूजा अभी तक कर ही रही है क्या? तो बसंती बोलती है कि हाँ अभी माँ आ जाएगी। उसके बाद फिर चाय उन्हें छान के देती है। तो चाय फीकी रहती है, तो वो फिर बेटी से कहता है कि चाय तो फीकी है। तो फिर से वो कहती है कि ठीक लाइए मैं चीनी डाल देती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं रहने तो, तुम्हारी माँ आएगी, अम्मा आएगी तो उन्हीं के साथ पीऊँगा। उसके बाद कुछ देर बाद उनकी पत्नी वहाँ से निकलती है, अर्ध का लोटा लेकर निकलती है, तुलसी में पानी डाल देती है, शुद्ध पानी जो रहता है वो डाल देती है। उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद बसंती भी उठ के चली जाती है। तो वो अपने पति से पूछती है कि आप अकेले बैठे हुए, बाकी सब कहाँ गए? तो वो फिर मन में फांस की तरह कटक उठते हुए वो बोलते हैं कि सब अपने अपने काम में लगे होंगे, बच्चे ही तो हैं सारे। उसके बाद उनकी पत्नी भी वहाँ आकर बैठ जाती है उनके साथ चौकी में। तो फिर वो ध्यान देते हैं कि घर में चारों ओर जूठा बर्तन बिखरा पड़ा हुआ। तो बहुत ज़रूर गुस्साते हैं कि आखिर ये जूठा बर्तन क्यों पड़ा हुआ है, कोई धर्म नाम का चीज़ नहीं है क्या, धर्म कर्म नाम का चीज़ नहीं क्या? फिर वो नौकर को आवाज़ लगाते हैं, नौकर का कोई आवाज़ वापस से नहीं आता है। तो वो फिर बोलते हैं कि आखिर कहाँ गया नौकर? तो उनकी पत्नी बोलती है कि शायद बहू बाजार भेजी होगी कुछ करने के लिए। उसके बाद वो गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ता का इंतजार कर रहे थे। अचानक उनको गणेशी का याद आ जाता है, उनका जो नौकर था वहाँ पे। तो गजाधर बाबू को याद आ जाता है कि गणेशी किस तरह हर सुबह, रोज़ सुबह पैसेंजर का ट्रेन आने से पहले गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबी उठा के ले आता था और एक कप चाय भी ले आता था कांच की गिलास में। पैसेंजर लोग भले ही रानीपुर लेट पहुँचता था, लेकिन गणेशी कभी भी चाय लाने में कभी देरी नहीं करता था। उसे कभी भी कुछ बोलना नहीं पड़ता था चाय के लिए। गजाधर बाबू की पत्नी उनसे शिकायत कर रही थी कि इस घर में काम करते करते मेरा उम्र बीत गया, कोई हाथ भी नहीं बटाता है। तो उनके विचारों में बहुत ही आघात पहुंचता है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर बहू क्या करती है घर में? तो फिर वो उत्तर देते हुए कहती है उनकी पत्नी की सारा दिन घर में पड़ी रहती है और बसंती को कुछ भी काम करने कहते हैं तो कॉलेज जाती है, कॉलेज का बहाना मार देती है। तो फिर गजाधर बाबू जोर से बसंती को आवाज़ लगाते हैं। बसंती से कहते हैं कि आज से शाम का खाना तुम बनाया करोगी, इसका जिम्मेवारी तुम्हारी है, और सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाया करेगी। तो फिर बसंती क्या मुंह लटका लेती है। फिर वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, तुम और तुम्हारी भाभी को मिल बांट कर काम करना पड़ेगा घर का सारा। तो फिर बसंती चुप हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी माँ धीरे से गजाधर बाबू को कहती है कि पढ़ाई करना तो इसका बहाना है, सारा दिन इसका काम करने में मन कैसे लगेगा? सारा दिन शीला के यहाँ रहती है, शीला के घर में रहती है, उसके घर में बड़े बड़े लड़के हैं, मना करते जाने के लिए फिर भी सुनती नहीं है। वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता है ये जाती है तो। अब कहानी में आगे। घर में गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ना बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुक कर किसी और लक्ष्य की ओर चले जाती। घर छोटे होने के कारण बैठक में ही अब वह प्रबंध किया गया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह अक्सर उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेंत का 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई तो गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का स्वैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्चा कम करना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे ये राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो,
तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार। तुम्हें कमी किस बात की है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी हुई उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत ही बेडौल और कुरूप लग रहा था, स्त्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्वंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और कहा अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी खाने को हैं, अब क्या सिखाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, 1 तस्करी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाथ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस की नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। होंठ बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनकर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाना तक नहीं सहूर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देखकर कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम का रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुँह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बच्ची बच्ची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने नहीं दी सूचना दी कि अमर अलग होने के सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को भी अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया, नहीं। पहले अमर घर का मालिक बना रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आया करता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गजाधर बाबू का तो घर छोटा सा था, तो उनके लिए घर में कोई स्थान ही नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ प्रबंध कम समय के लिए किया जाता हो, ऐसे ही उनके लिए भी प्रबंध कर दिया गया था। बैठक रूम में कुर्सियों को दीवार से सटाकर उनके लिए वहीं पे पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। उसी में वो कमरे में पड़े पड़े रहते थे। वहाँ पे पड़े पड़े उन्हें रेलगाड़ियों की याद आती थी जो आती थी, फिर थोड़ी देर रुक के किसी और लक्ष्य की ओर चली जाया करती थी। तो उनकी पत्नी के पास एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें भी एक तरफ अचार, तेल, दाल, चावल ये सारी चीज़ें रखी हुई थी और दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ, दरिया, ये सारी रस्सियाँ, ये सारी वगैरह वहाँ पे बंद कर रखी हुई थी। और सामने में एक टीन का बक्सा था जिसमें गर्म कपड़े रखे हुए थे और एक अलगनी थी जिसमें ज़्यादातर बसंती के कपड़े झूले हुए लापरवाही से पड़े हुए रहते थे। तो वो ज़्यादातर उस कमरे में नहीं जाया करते थे। और दूसरा कमरा उसमें अमर, उसका बड़े बेटे और बहू रहा करती थी। और तीसरा जो कमरा था वो बैठक का कमरा था जिसमें गजाधर बाबू रह रहे थे। और गजाधर बाबू के आने से पहले उस बैठक रूम में बहू के घर से आए हुए बेंत का 3 कुर्सियों वाला सेट पड़ा हुआ था। तो जब भी उनकी पत्नी को कोई शिकायत करनी रहती थी तो वो बैठक रूम में आती, चटाई को बिछाती और वहाँ पे फिर बैठ के शिकायत करने लगती थी।
तो एक दिन इसी तरह वो फिर चटाई लाकर गजाधर बाबू के सामने बैठी, तो गजाधर बाबू उनसे घर गृहस्थी की बातें छेड़ने लगे। उनको घर गृहस्थी का रवैया बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था, बहुत ही खर्चीले थे सारे लोग। तो उन्हें वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब हम लोगों को खर्च कम करना पड़ेगा। तो जैसे वो अपने पत्नी को इस बात को कहते हैं कि अब हम लोग को खर्च कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसे की तंगी हो रही है थोड़ी, तो फिर उनकी पत्नी चिल्लाने लगती है और कहती है कि सारा खर्च तो वाजिब है, कुछ भी तो हम लोग फालतू का खर्च नहीं करते हैं, खाना छोड़ देंगे क्या, पहनना छोड़ देंगे क्या, कर देंगे। तो ये बात सुनकर गजाधर बाबू को बहुत ही आहत पहुंचती है, बहुत ही तकलीफ होती है और वो पत्नी को देखने लगते हैं। गजाधर बाबू सोचने लगते हैं कि अगर उनकी पत्नी ये सब ना कहकर अगर कम से कम ये बातें करती कि कैसे प्रबंध किया जाए तो उनका चिंता थोड़ा कम होता। चिंता भले कम ना होता लेकिन उन्हें थोड़ा संतोष होता मन में। पर उनकी बीवी तो सिर्फ शिकायत ही की जा रही थी। उनकी पत्नी इस तरीके से शिकायत कर रही थी जैसे सारे परेशानियों के जिम्मेदार गजाधर बाबू ही थे। तो फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आखिर तुम्हें कमी किस बात की, घर में बहू है, लड़के हैं, बच्चे हैं, सिर्फ पैसा से ही तो सब कुछ नहीं होता, अमीर इंसान अमीर नहीं हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि ये सब बातें शायद उनकी पत्नी अब नहीं समझ सकती है। उनकी पत्नी कहती है कि हाँ बहुत बड़ा सुख है ना, बहू से देखो आज रसोई गई है, देखो आज क्या क्या करती है। ये सब कहकर फिर उनकी पत्नी आंखें मूंद कर सो गई। गजाधर फिर अपनी पत्नी को देखते हुए बैठे बैठे देखने लगे और ये सोचने लगे कि क्या ये वही पत्नी है जो पहले थी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान सारे याद कर करके मैंने 35 साल अपने नौकरी के कटा दिए, वहाँ पे मैं यही सब यादें करके खुश रहता था। क्या ये वही स्त्री है? उन्हें अपनी पत्नी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अपरिचित हो, इनको ये नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर क्या ये वही पत्नी है, वही स्त्री है जिससे मैं पहले मिला था। ये सारी बातें सोचकर उन्हें अपनी पत्नी कुरूप बेडौल लगने लगी। उनका शरीर, वो वहाँ पे सोई हुई थी तो उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे वो बेडौल और कुरूप हो, स्त्रीहीन हो, रूखा हो, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। उसके बाद फिर वो भी पलट कर सो गए और छत की ओर देखने लगे। उसके बाद अंदर में कुछ गिरने का आवाज़ आया। उसके बाद फिर उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठी और जाकर देखी। फिर बोली कि लगता है बिल्ली कुछ गिरा दिया। फिर अंदर जाकर देखती है तो देखती है सच में वो दरवाज़ा खुला छोड़ दी थी उसकी बहू और दाल का जो पतीला था वो बिल्ली गिरा कर चली गई थी। फिर से उनकी पत्नी शिकायत करने लगी कि ये किचन गई बनाने के लिए, रसोई घर गई तो एक तरकारी और 4 पराठा बनाने में सारा घी खत्म करके उड़ेल कर रख दिया। जरा सा भी उसको दर्द नाम का चीज़ नहीं है, कमाने वाला हाथ तोड़ता है और वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ चीज़ें लूटा जाता है। वो इतना चिल्लाने लगी कि गजाधर बाबू को लगा कि और अगर वो कुछ बोलती है उनकी पत्नी तो उनका कान झनझना उठेगा। फिर वो करवट लेकर वहाँ पे पीट करके अपनी पत्नी की ओर पीट करके सो जाते हैं। फिर रात का जो भोजन था वो बसंती, उनकी जो बेटी है, ऐसा जानबूझकर बनाई थी कि वो खा ही नहीं पा रहे थे। फिर वो चुपचाप खाकर उसी को उड़ जाते हैं। किंतु नरेंद्र जो था, उनका जो बेटा था, वो फिर थाली को ठेल कर उड़ जाता है और बोलता है ये कैसा खाना बना है, मैं इसको नहीं खा पाऊंगा। तो फिर वो नरेंद्र चिल्लाता है कि ऐसा खाना कौन बनाया है। तो फिर उसकी जो बहन रहती है बसंती, वो बोलती है तुमसे अगर खाया नहीं जा रहा है तो मत खाओ, तुमको कौन खुशामद कर रहा है। तो फिर पूछता है कि तुमको आखिर खाना किसने बनाने कहा था। तो वो बोलती है कि बाबूजी ने कहा था। तो फिर वो नरेंद्र अपने पिताजी के बारे में बोलता है कि बाबूजी को तो बैठे बैठे कोई काम नहीं है, यही सब सिर्फ बोलते रहते हैं। तो फिर ये सारी बातें सुनकर गजाधर बाबू फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़की इतनी बड़ी हो गई और अभी तक खाना बनाने तक नहीं आता है इसे। तो फिर उनकी पत्नी कहते हैं कि इसे आता सब कुछ है लेकिन जानबूझ के बनाती नहीं है, काम करना नहीं चाहती है। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि बसंती जो है वो तैयार होकर बाहर जा रही होती है। तो गजाधर बाबू से टोकते हुए पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि शीला के घर जा रही हो। लेकिन फिर गजाधर बाबू उसे मना कर देते हैं जाने के लिए, बोलते हैं अंदर जाके पढ़ाई करो। तो वो फिर नाराज होकर अंदर चली जाती है। तो गजाधर बाबू जो थे वो हमेशा क्या करते थे, शाम को टहलने जाया करते थे। वो टहलने जाते थे तो वहाँ से फिर लौट के आए तो पत्नी बोलती है कि आखिर तुमने बसंती को क्या कह दिया, वो मुँह लटका कर बैठी हुई है, कुछ खाई नहीं है खाना। तो फिर वो कुछ उत्तर नहीं देते हैं और वो मन ही मन सोच लेते हैं उसका अपनी बेटी की रवैया देखकर सोच लेते हैं कि इसका शादी हमको जल्दी कर देना होगा। फिर गजाधर बाबू बोलते हैं कि लड़की का इतना मिजाज है कि कुछ जाने के लिए मना कर दिया, शीला के घर जाने के लिए मना कर दिया तो मुझसे बात ही नहीं करेगी। उसके बाद फिर उनकी पत्नी और एक सूचना देती है, खबर देती है कि अमर जो उनका बड़ा बेटा है वो अलग रहना चाह रहा है। तो फिर गजाधर बाबू पूछते हैं कि आखिर आश्चर्य होकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, वो क्यों अलग देना चाह रहा है। तो पत्नी साफ साफ उत्तर नहीं देती है और बोलती है कि उसके और उसकी बहू की बहुत सारी शिकायतें हैं इस घर को लेकर। उन लोगों का कहना था कि घर में पिताजी जो है बैठक रूम में बैठे रहते हैं, कोई आता है तो आने जाने के लिए, तो उन लोगों को बैठने देने के लिए जगह नहीं है। अभी भी हमको छोटा समझते हैं, मौके बेमौके हर समय टोकते रहते हैं। बहू को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, सास और बहू में जब मन तब लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो ये सारी बातें सुनकर गजाधर अपनी पत्नी से पूछते कि क्या मेरे आने से पहले ये सारी बातें होती थी। तो पत्नी सिर हिलाकर कहती है कि नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अमर तो हमेशा घर का मालिक बना हुआ रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं था और अमर अपने दोस्तों के साथ हमेशा अड्डा जमाया हुआ रहता था और चाय नाश्ता तो तैयार कर ही देती थी मैं, वो सारी दे दिया करती थी और बसंती को भी यही सब अच्छा लगता था। तो फिर गजाधर बाबू कहते हैं धीरे से अपनी पत्नी से कि अमर को बोलो इसमें कोई जल्दीबाजी ना करे, घर छोड़कर जाने। कहानी में आगे अगले दिन सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है।
अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइया और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उस पर मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन पर की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाट उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वह उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें खोई विधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यही पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वह वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो उसे बिना कारण पूछे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोसी में रही तो कभी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप ना करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धन उपार्जन के निमित्त पात्र बन गए हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त का भोजन ही थाली में रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतना रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन में के केंद्र नहीं हो सके। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने की निश्चय के बाद भी उन्होंने अस्तित्व उस वातावरण में का भाग ना बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके रहने सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक आया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं और आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर गुनगुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिनों में बना कर रख दिया है। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख पड़ी, सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान ना लगा सकी। वह चुप आंखें बंद लिए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की
चीनी की मिल से नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से 2-4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ स्वर रुक कर जैसी बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट कर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते में किए लड्डू और मठरी की दलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे में बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलाइएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हम भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चल गई, बची हुई मठरिया का कटोरदान में रख दिया और अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। गजाधर बाबू अगले दिन वहाँ टहलने से आकर लौट कर आए तो वो पाते हैं कि उनका बैठक रूम में उनकी चारपाई नहीं थी। फिर वो अंदर इधर उधर झाँकते हैं, देखते हैं कि पत्नी बैठी हुई थी। तो फिर वो पत्नी की कोठरी में झाँकते देखते हैं उनकी चारपाई जो थी वो अब उस कोठरी में पड़ी हुई थी, वहाँ पे लगाई गई थी। फिर वहाँ पे गजाधर बाबू अपना कोट उतारते हैं और कहीं टांगने के लिए दीवार में नज़र दौड़ाते हैं। फिर वहाँ पे एक अलगनी पाते हैं, फिर उसी में अपना कोट टांग देते हैं। उसके बाद वो बिना कुछ खाए पिए उस अपने चारपाई पर लेट गए। उसके बाद लेटे लेटे वो सोचने लगे, अपने क्वार्टर को याद करने लगे कि कितना बड़ा वो खुला जगह, बड़ा सा खुला हुआ जगह था। वहाँ शांति से वो रहते थे, निश्चित रहते थे। पैसेंजर ट्रेन आता था स्टेशन पर, उसकी चहल पहल सुनते थे। बहुत सारे परिचित चेहरे उनको याद आने लगे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा, उनको याद आने लगा कि कैसे उन पहियों के आवाज़ एक मधुर संगीत की तरह उनको सुनाई देता था। वहाँ पे कभी कभी रामजी मल का जो मिल था, वहाँ के कुछ लोग आकर उनके पास बैठा करते थे। वो उनके साथी की तरह थे, दोस्त की तरह थे। वह जीवन उन्हें बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा था। वो उससे याद कर रहे थे उस सुख। फिर ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें जीवन में ठग लिया गया हो। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा। उन्होंने जो कुछ भी चाहा था, जो भी सोचकर वो घर आए थे, उनमें से उनको एक बूंद भी नहीं मिला था। मतलब कुछ भी उनका ऐसा हुआ नहीं जैसा वो सोचे थे। फिर लेटे लेटे उनको सारी बातें सुनाई दे रही थी। बहू और सास में छोटी छोटी झड़पें हमेशा लगी रहती थी। बाल्टी पर नल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रसोई के बर्तन की खटपट सुनाई दे रही थी। ये सारी बातें, गौरैयों का वार्तालाप सुनाई दे रहा। ये सारी बातें वो लेटे लेटे सोच रहे थे। और ये सोचते सोचते अचानक वो निश्चय कर लेते कि अब वो किसी के भी काम में दखल नहीं देंगे, क्योंकि उनका दखल करना किसी को भी घर में पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो फैसला कर लेते हैं कि अब मैं किसी के भी काम में दखल नहीं दूंगा। और गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही तो है, उसी चारपाई में वो पड़े रहेंगे। ये वो फैसला कर लेते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर कहीं और भी डाल दिया जाए तो फिर वहीं चले जाएंगे, लेकिन हम और कुछ भी दखल नहीं देंगे। और वो सोचने लगते हैं, वो सोचते हैं अपने मन ही मन कि ये बच्चों के जीवन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अब मैं इन लोगों के जीवन में कोई भी दखल नहीं दूंगा और इसी अपने ही घर में मैं परदेसी की तरह पड़ा रहूँगा। कोई किसी को भी कुछ भी मैं नहीं कहूँगा। और फिर उस दिन के बाद से उन्होंने किसी के काम में कोई दखल नहीं दिया। नरेंद्र उनसे पैसा मांगने आया तो उसे बिना पूछे किस काम के लिए वो पैसा चाह रहा था उसे पैसे दे दिए। बसंती काफ़ी देर से अंधेरा होने पर घर आई थी, पड़ोस के घर में ही रही थी, लेकिन उन्होंने उसे भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से हो रही थी कि उनकी जो पत्नी थी उनके इस बदलाव को ध्यान नहीं दे रही थी, ना ही उनको कोई महत्व दे रही थी। उल्टा वो कभी कभी उन्हें बोल देती थी कि अच्छा है, इन लोगों के बात पे मत पड़िए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था वो हम लोग कर दिए हैं, अब ये पढ़ रहे हैं, कल को शादी कर देंगे। मतलब उसे भी ये ठीक ही लग रहा था कि वो किसी के काम में दखल नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो ध्यान से अपनी पत्नी को देखने लगते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि लगता है वो परिवार के लिए सिर्फ धनोपार्जन यानी धन उत्पत्ति के लिए ही निमित्त मात्र रह गए हैं। मतलब सिर्फ अपने परिवार को धन से संतुष्ट करना है और उनकी कोई भी अस्तित्व नहीं रहा है अब घर में, स्थान नहीं रहा है अब घर में। वो सोचने लगे जो स्त्री मेरे नाम का सिंदूर पहनकर इस घर में समाज में प्रतिष्ठित हुई है, वो सिर्फ हमको 2 वक्त का भोजन दे देती है थाली में और अपने सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। उसे और लगता है कि जैसे और कोई कर्तव्य ही नहीं है। वो बस अपने घी चीनी रसोई में इतनी जमी हुई रहती है कि उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। उसी को वो संपूर्ण दुनिया समझ चुकी है। मेरा कोई स्थान ही नहीं रहा है अब उसके जीवन में। और उनकी जितनी भी खुशी थी वो सारी गहरी उदासीन में बदल कर रह गई। तो इतने सारे निश्चय के बावजूद भी फिर गजाधर बाबू एक दिन फिर से बीच में दखल दे ही पड़ते हैं। पत्नी एक दिन चिल्ला रही होती है कि नौकर जो है वो कामचोर है, सिर्फ बाजार जो भी सामान लाने देते हैं उसमें सिर्फ पैसा बनाता है, बैठे बैठे खाना खाता है। ये सारी शिकायतें कर रही थी।
तो गजाधर बाबू को भी लग रहा था, उनका मन ही मन लग रहा था कि वैसे भी हमारी हैसियत से ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं, उतने हमारी हैसियत नहीं है। तो फिर वो सुनकर वो फिर ये फैसला करते हैं कि ठीक है अब हम लोग नौकर को हटा देंगे, क्योंकि छोटा मोटा काम है घर का, घर में 3-3 मर्द है, कोई ना कोई कर ही देगा, तो उसका फिर वो हिसाब कर देते हैं। तो फिर उनका बेटा जो अमर है वो जब दफ्तर से आता है तो नौकर को पुकारने लगता है। तो फिर उनकी बहू उनको बोलती है, अमर को बोलती है कि बाबूजी ने नौकर को घर से हटा दिया है। तो फिर वो अमर पूछता है कि आखिर क्यों हटा दिया है। तो फिर बहू उत्तर देते हुए कहती है कि बाबूजी का कहना है कि बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। तो फिर सारी बातें बहू ने जिस टोन में कही थी उनसे गजाधर बाबू को बहुत ही ज़्यादा खटकता है, उन्हें बहुत ख़राब लगता है। वो प्रतिदिन टहलने जाया करते थे, लेकिन उस दिन वो टहलने नहीं जाते हैं और वो आलस में अपनी बत्ती भी नहीं जलाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें सुनाई देता है कि अमर अपनी माँ से कह रहा होता है कि बाबूजी से तुम क्यों नहीं कहती, सिर्फ बैठे बिठाए सिर्फ नया नया काम करते रहते, नौकर को भी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी को ये लगता है कि मैं साइकिल पर गेहूँ आटा पिसवाने के लिए जाऊँगा तो मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर साथ ही साथ बसंती भी शिकायत करने लगती है कि मैं कॉलेज भी जाऊँगी, झाड़ू भी लगाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं होने लगेगा। और फिर अमर बहुत ही कड़वी बात कह देता है कि अपने पिता के लिए कि ये बूढ़े आदमी है, चुपचाप घर में पड़े रहें। ये सुनकर उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है। और फिर पत्नी भी साथ ही साथ व्यंग करते हुए कह देती है कि और कुछ इनको नहीं सूझा है तो बहू को चौके पर भेज दिया है, वो तो 15 दिन का राशन लेते आएगी 5 दिन का खर्च करके। ये सब कहने के बाद फिर वो जो कोठरी में आई, लाइट जलाई, अपने बत्ती को जलाई उस कमरे की, तो फिर वो देखती कि गजाधर बाबू उनके जो पति थे वो लेटे हुए थे, तो वो सिटपिटा गई। लेकिन वो उनके चेहरे को देखकर उनके मन की बातों को नहीं पहचान पाई। और फिर वो, क्योंकि वो आंखें बंद करके लेटे ही थे। फिर गजाधर बाबू के लिए एक चिट्ठी आई थी, वो उसे लेकर अंदर आते हैं, फिर पत्नी को पुकारते हैं और अपने गीले हाथों को, उनकी जो पत्नी रसोई में काम कर रही है तो गीले हाथों को पोंछ कर आंचल से पोंछते हुए फिर आती है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे रामजी मल की चीनी की मिल में नौकरी मिल गई है, अब खाली बैठे रहने से अच्छा है कि मैं वहाँ जाके कुछ काम करूँगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। और कहते हैं कि मुझे उन्होंने ये पहले भी कहा था, लेकिन मैंने पहले मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे काम कर लेनी चाहिए। और ये सब कहते कहते फिर वो धीरे स्वर में कहते हैं कि मैंने सोचा था कि बहुत दिन मैंने अपने परिवार से दूर रहा हूँ, तो इस बार अपने परिवार के साथ रहूँगा अब से, लेकिन परसों जाना है। तो फिर वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या तुम भी साथ में चलोगी। तो फिर पत्नी सकपका कर कहती है कि मैं भी चलूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी, इतना बड़ा घर है, इसे तो संभालना है, सियानी लड़की है। फिर गजाधर बाबू हताश होकर हताश स्वर में कहते हैं कि ठीक है तुम यहीं पे रहो, मैं ऐसे ही बोल रहा था। फिर उनका बेटा नरेंद्र जो रहता है वो बहुत ही तत्परता से बिस्तर को बांधता है और रिक्शा बुला लाता है और गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख देता है। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की दलिया भी हाथ में उनके लिए गजाधर बाबू के रिक्शे में दे देता है और फिर गजाधर बाबू उसमें बैठ जाते हैं। फिर गजाधर बाबू एक नज़र अपने परिवार की तरफ देखते हैं, उसका रिक्शा चल पड़ता है, वो चले जाते हैं। जैसे ही फिर गजाधर बाबू चले जाते हैं, बहू दौड़े दौड़े आती है और अपने अमर से पूछती है, अपने पति से पूछती है कि क्या सिनेमा चलाइएगा। फिर बसंती भी उछल पड़ती है, बोलती है हाँ भैया चलाइए, मैं भी देखूंगी। तो गजाधर बाबू के जाने के बाद वो सीधे, उनकी जो पत्नी है वो सीधे चौके में चली जाती है और जितनी भी मठरियाँ बची रहती है उसको कटोरेदान में रख के कमरे में लेते आती है और कनस्तरों के पास रख देती है। उसके बाद फिर वो नरेंद्र से कहती है कि तुम्हारे बाबूजी तो चले जा चुके हैं, कमरे में चलने की जगह तक नहीं है, तो तुम वहाँ से चारपाई को निकाल दो। उसके बाद फिर वहाँ से चारपाई को निकाल दिया जाता है। धन्यवाद।